दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य चैताली थानवी की लिखी कहानी उस्ताद। दिल्ली के रेस्टोरेंट रस्टिक रेलिश के बंद होने का वक्त यूं तो 11:30 था, लेकिन बंद होते होते रोज 12 हो ही जाते थे। लेकिन आज 2 बज चुके थे, फिर भी लाइट की आधी बुझी और आधी जली लड़ियों के साथ ये रेस्टोरेंट मुस्कुरा रहा था। एक कोने से बैनर्स हटाए जा रहे थे तो दूसरे कोने से बुझी हुई लैंटर्न उतारी जा रही थीं। हरमन के मन की हालत भी ऐसी ही थी। उसका मन भी आधा बुझा आधा जला सा था। बाहर लोग चीजों को समेटने में लगे थे और अंदर बैठा हरमन किचन की खिड़की से उन पलों को समेटने लगा जिनमें उसने इस रेस्टोरेंट का सपना देखना शुरू किया था। कैसे लखनऊ की छोटी छोटी गलियों में घूमने वाला लड़का यहां तक पहुंच गया था। कैसे उसका रेस्टोरेंट दिल्ली का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट चुन लिया गया था। आज इसी बात का तो जश्न था। यहां जश्न तो खत्म हो गया था, लेकिन हरमन का इंतजार अब भी जारी था। कुछ वक्त पहले वो सोच भी नहीं सकता था कि ये रेस्टोरेंट कभी दोबारा ऐसे जगमगा भी पाएगा। पुराना सब कुछ उसकी आंखों के आगे किसी पिक्चर सा चलने लगा। पापा का वो गुस्सा जो उन्होंने उसके शेफ बनने की बात पे दिखाया था, लखनऊ की चौक जहां उसने पहली बार गुलाब जामुन चखा था, वहां की हवाओं में कभी बिरयानी की महक होती तो कभी शाही टुकड़े की खुशबू। फिर जहन में घुल गया वो जौजी का हलवा जिसे खाने वो रोज साइकिल पे चौक की ओर चल पड़ता था। वहां जो उसको खींच लाता था वो शायद सिर्फ जौजी के हलवे का स्वाद नहीं था, वो था सफेद दाढ़ी और हल्की झुर्रियों में से झांकता मुनर चाचा का चेहरा, जिनकी कढ़ाई से ही उसने खाना बनाने और खाने का जायका चखा था। उनके किस्सों में ही हरमन ने अपने लिए ये सपना देखना शुरू कर लिया था, और आज जब उसका सपना पूरा हुआ तो इस जश्न में वो सब लोग शरीक हो गए थे जो पहले उसके साथ नहीं थे, लेकिन अब उनको उस पे गर्व था। हाँ, हरमन की आंखों में एक अधूरा ख्वाब तैर रहा था। कुछ था जो वो पीछे छोड़ आया था, कुछ था जिसके अब भी होने का उसको इंतजार था। इसी इंतजार में वो अब तक वहीं बैठा था। उसे यूं उदास बैठा देखकर पैंट्री से किचन के चक्कर लगा रहा शेफ अमोल बोला, क्या हुआ शेफ, आप अब तक यहाँ? मैं सब संभाल लूंगा ना, आप जाइए, आज आपका दिन है, आज तो रिलैक्स कीजिए। हरमन से कोई जवाब न मिलने पर निराश अमोल वापस अपने काम में जुट गया। वो किचन टेबल से सारा सामान हटाने लगा। जब उसने हलवे की कढ़ाई उठाई तो हरमन उठ खड़ा हुआ। तेजी से उसके हाथ से कढ़ाई लेते हुए बोला, नहीं, इसे रहने दो। अमोल ने हैरानी से पूछा, क्यों शेफ, पार्टी तो खत्म हो गई, अब कौन आएगा? हरमन झुंझला कर बोला, आएंगे। कौन? मेरे उस्ताद। अमोल चौंक कर बोला, आपके भी उस्ताद? हरमन ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन सच में उसको भी नहीं पता था कि उसके उस्ताद आएंगे भी या नहीं। यह हलवा उनके बीच की कड़वाहट को मिठास में बदल पाएगा या नहीं। कढ़ाई में से आ रही हलवे की महक हरमन को पुराने लखनऊ के चौक ले गई। बचपन में हरमन हर शाम अपने दोस्तों के साथ गोल दरवाजे से लेकर अखबारी दरवाजे तक साइकिल की रेस करता। इसी बीच पड़ता चौक। चौक मतलब अवधी खाने का दरबार। कहीं से बिरयानी की खुशबू आती तो कहीं से कबाब की। जो सबसे पहले खाने की लज्जत पे साइकिल छोड़ देता वो हार जाता। इसी भीड़ और स्वाद से भरे चौक में थी मुनीर जी की दुकान। उनकी दुकान के ऊपर बड़े से अक्षरों में लिखा था, उस्ताद। उनके कांच के खांचे में होता जौजी का हलवा। हर बार हरमन जौजी का हलवा देखकर अपना दिल हार बैठता। थोड़ी देर में सब दोस्त मुनीर जी की दुकान पर बिरयानी का मजा लेने बैठ जाते। बिरयानी के रस में ऐसे खोते कि रेस में कौन जीता कौन हारा सब भूल जाते। खाने का शौकीन हरमन, जो कुछ दिन पहले ही चाचू की शादी में हैदराबाद की दावत खा के आया था, वो एक फूड एक्सपर्ट की तरह बोला, वो बात नहीं है। क्या? मुनीर चाचा की बिरयानी में वो बात नहीं है? हरमन के मुंह से ये सुन के उसका दोस्त वीरू बोला तो हरमन ने जवाब दिया, अरे नहीं बुद्धू, हैदराबादी बिरयानी में वो बात नहीं है। लखनवी बिरयानी जैसी बात है ही नहीं। तभी उनकी टेबल पे जौजी का हलवा लिए मुनीर चाचा आए। सफेद दाढ़ी, हल्की झुर्रियां, चेहरे पे तसल्ली।
उनका कुर्ता होता तो सफेद, लेकिन सालों से दुकान पर की गई उनकी मेहनत का रंग उनके कुर्ते पर भी चढ़ गया था, वो जो कि अब कुछ पीले रंग का दिखाई पड़ता था। सब उनको मुनीर चाचा कहते थे, लेकिन उनकी दुकान में काम करने वाले उनको उस्ताद कह के बुलाते। सब कहते हैं कि मुनीर चाचा के दादाजी नवाबों के खानसामे थे। खाना बनाने की रवायत तो उनके खानदान में थी। वो हलवे से भरी प्लेट टेबल पे रखते हुए बोले, लखनवी बिरयानी नहीं होती है, पुलाव होता है, दोनों में फर्क है। कैसे? हरमन के इस सवाल से मुनीर चाचा की आंखों में चमक आ गई। उनके खाना बनाने के तरीके में इतनी दिलचस्पी देखकर मुनीर चाचा खुश हो गए। हैदराबाद और लखनऊ के बीच की जंग का फैसला होने वाला था और मुनीर चाचा फैसला सुनाने को तैयार थे। हरमन उठ के उनके लिए कुर्सी ले आया और उस कुर्सी पे बैठ के वो तसल्ली से बिरयानी और पुलाव का फर्क समझाने लगे। पुलाव में चावल अलग पकते हैं, सब्जियां अलग, उसमें खड़े मसाले नहीं पड़ते जनाब, मसालों को बड़ी नफासत से मिलाया जाता है पुलाव में। बिरयानी में पड़ते हैं खड़े मसाले और चावल और सब्जियों को साथ में दम पे पकाया जाता है, समझे? हरमन, जिसको कुछ समझ नहीं आया, उसने हाँ में सर हिला दिया। वो हर चीज इसी तरह बड़ी बारीकी से करते थे। चाहे लड्डू पर बादाम की कतरन सजाने का काम ही क्यों ना हो, वो बड़े ध्यान से करते। अगर कभी चपाती भी थोड़ी छोटी बड़ी बन जाती थी ना, तो वो अच्छे से खा नहीं पाते थे। इस सवाल के बाद तो हरमन मुनीर चाचा का खास बन गया। जब मुनीर चाचा दुकान की रसोई में जाते तो रसोई देखने पीछे पीछे हरमन की नजरें भी चली जाती। वो रसोई घर हरमन को अली बाबा और 40 चोर की गुफा लगती थी। कहीं तेल उबलता तो कहीं चांदी से ढका हुआ बर्फी का पतीला दिखता जैसे चांदी का खजाना हो। वो अब यही करना चाहता था, उसको भी खानसामा बनना था। वैसे खाने की दुकानें तो चौक के हर 2 कदम पे थीं, लेकिन फिर भी बच्चे मुनीर चाचा की ही दुकान पे आते। वो हमको नवाबों के किस्से भी सुनाते थे ना, जो किसी और दुकान पे मिलते नहीं थे। नवाबों के किस्से सुनाते वक्त मुनीर चाचा के चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती थी। ये लोगों के लिए महज किस्से होते थे, लेकिन मुनीर चाचा के लिए ये उनकी रिवायत के अब भी जिंदा होने का सबूत था। मुनीर चाचा के ये किस्से सुनकर सब बच्चे हैरान रह जाते। एक दिन हरमन ने उनसे कहा, मुझे भी आपके जैसे खानसामा बनना है। वो हंसते हुए बोले, बेटा इतना आसान नहीं होता खानसामा बनना, बड़ी मेहनत लगती है। कुछ लोग कहते था उनका जमाना, अब तो बस किस्सों से अपना मन बहलाते हैं और क्या। उनके किस्से सच हों या ना हों, लेकिन हरमन के लिए तो मुनीर चाचा जादूगर थे। उसके लिए उनका जौजी का हलवा किसी जादू से कम नहीं था। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वो चौक में मुनीर चाचा की दुकान पे ना जाता, सिवाय संडे के। हर संडे को अपने परिवार के साथ वो गुरुद्वारे जाता। सब अरदास सुनने जाते और हरमन भी, लेकिन उसके जाने की एक और वजह होती, लंगर शुरू होने से पहले का वक्त उसको बहुत परेशान करता। वो इतनी देर तक एक जगह चुपचाप बैठ जो नहीं सकता था। वो उठ के पूरे गुरुद्वारे का चक्कर लगाता और उसका चक्कर आके रुकता गुरुद्वारे के रसोई घर में, वहां जहां बड़ी बड़ी हांडियों और पतीलों में से अलग अलग महक का धुआं उठ रहा होता। ज्यादातर उसका ध्यान मीठे चावल की कढ़ाई में होता। केसर का रंग कैसे चावल धीरे धीरे अपने अंदर सोख लेता था। वो ये सब घंटों तक एक ही जगह पे बैठे चुपचाप देखता रहता। एक दिन गुरुद्वारे में एक रसोइया कम पड़ गया। कोई दूसरा रसोइया ढूंढने का वक्त भी नहीं था। जब हरमन को ये पता चला तो उसने कहा, मैं भी मदद करूं, मैं बनाऊं मीठे चावल। उसकी ये बात बड़ी खुशी से मान ली गई थी। बिना किसी से पूछे उसने अपने आप मीठे चावल बनाने शुरू कर दिए और उसके मीठे चावल सबको पसंद भी आए। अब हर बार लंगर में वो ही मीठे चावल बनाता। बड़े होते होते उसकी ये जिद अब उसका सपना बनने लगी थी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ और उसका 10वीं का रिजल्ट आया तो हरमन के पापा ने IIT कोचिंग सेंटर में उसका दाखिला करा दिया। IIT के कोर्स के बाद एक अच्छे पैकेज वाली नौकरी के साथ सेटल हो जाए, वो यही सोचा था उसके पेरेंट्स ने। लेकिन उसको कंप्यूटर, पैकेज, जॉब, इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके सपने अलग थे। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, शेफ बनना चाहता था। जब हरमन ने ये बात घर में बताई तो सबको उसकी शेफ बनने की जिद बड़ी बेतुकी सी लगी। पापा ने हरमन को समझाया कि वो इन सब फजूल की बातों में अपना वक्त बर्बाद ना करे, लेकिन वो नहीं माना। घर में बड़ी बहस छिड़ गई।
हरमन गुस्से में घर से निकल गया। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था और वो खुद न जाने कौन से रास्ते पे निकल पड़ा था। रात को चौक में कुर्सियां समेटते मुनीर चाचा को अंधेरे में से किसी ने आवाज लगाई। उन्होंने जब देखा तो हैरान रह गए। रात के 2 बजे हरमन उनकी दुकान पर था। घर पर हुई सारी बातें हरमन उनको बताया जा रहा था और वो उसकी बात अनसुनी कर अपना काम किए जा रहे थे। फिर कांच के एक खांचे में से हलवा निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। ले, अब घर जा। वो गुस्से से हलवे को हाथों में भींचते हुए बोला, मैं यहाँ हलवा खाने नहीं बनाने आया हूँ। मुझे सिखाएंगे आप? मेरे भी उस्ताद बनेंगे कि नहीं? मुनीर चाचा चुपचाप दुकान की बत्तियां बंद करके जाने लगे। हरमन वहीं जमीन पे बैठ गया। कुछ देर बाद मुनीर चाचा अपने स्कूटर पर थे और हरमन पिछली सीट पे। उन्होंने उसे समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो जिद पे अड़ गया था। उसको बड़ा शेफ बनना था, ये उसका सपना था। लेकिन मुनीर चाचा को लगा कि ये बस कच्ची उम्र की जिद थी, लेकिन जिद तो थी तो उसको अपने साथ उन्हें रखना ही पड़ा। सबसे पहले उसको गोदाम से मसालों और कोयलों की बोरियां लाने का काम दिया गया। मुनीर चाचा ने सोचा कि ये काम उसको बहुत उबाऊ लगेगा और वो अपने आप अपने घर चला जाएगा, लेकिन वो बिना शिकायत काम करता रहा। कुछ दिन बाद उसको नया काम दिया गया, लेकिन इस बार वो काम जो खाने से सीधा ताल्लुक रखता था, अंगीठी जलाना। अंगीठी में कोयलों के नारंगी होते होते उसका सब्र जैसे खत्म होने लगता था, लेकिन फिर उन नारंगी कोयलों में से निकलती लौ को देखकर उसके अंदर की आग फिर से बढ़ जाती थी। काफी बदल गया था वो। रोज सुबह 4 बजे उठने लगा था वो, ताकि सारे रसोइयों के पहुंचने के पहले अंगीठी उनको तैयार मिले। हाथ कोयले से सने रहते, उसके डेनिम जीन्स के पांचे काफी ऊपर चढ़े हुए होते, उसके कंधे पे एक छोटा सा कपड़ा होता जिससे वो अपने चेहरे पे कभी कोयला साफ करता तो कभी पसीना। न उसको पंखे का भान होता न एसी का। वो पूरा पूरा दिन उस्ताद की रसोई में काम करता रहता। बस एक ही जुनून दौड़ता था उसके अंदर, बड़ा खानसामा बनने का जुनून। एक सुबह जब वो दुकान पहुंचा तो मुनीर चाचा कुछ टूरिस्टों से बात करते दिखे। उनके साथ शायद कोई गाइड भी था। इतनी सुबह सुबह तो रसोइये भी नहीं आते, तो ये ग्राहक कहाँ से आ गए? लेकिन हरमन ने कुछ पूछा नहीं, चुपचाप अपने काम में लग गया। जब वो अंगीठी जला के कोयले की बोरियां वापस रखने के लिए उठा तो उस्ताद वहां आए और बोले, खुश्का खाया कभी? खुश्का नफीस लोगों के लिए है जिनको परहेज होता है। बाहर कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, सनराइज देखने के लिए निकले थे, लेकिन कल शायद नवाबी खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इन्होंने पचा नहीं पाए। इस वक्त कोई और है भी नहीं। सुन तू, पानी भर के एक पतीला चढ़ा दे। इससे पहले हरमन ने रसोई का कोई बर्तन नहीं छुआ था। ये पहली बार था जब उस्ताद उसको वाकई खाना बनाने को कह रहे थे। अब जा खुश्का बनाने के लिए चावल ले आ। जहां तक उसे पता था, खुश्का मतलब उबले हुए चावल, और उस्ताद ने कहा था कि ये परहेज वाला खाना है, इसका मतलब टूटे हुए छोटे चावल। वो टूटे हुए छोटे दाने वाले चावल ले आया। चावल देखकर उस्ताद ने ना में सर हिला दिया। वो बोले, खुश्का सिर्फ बासमती चावल से बनता है, बेहतरीन बासमती चावल। पर आपने तो कहा था कि ये परहेज वाला खाना है। पर खाना है तो नवाबी। परहेज के वक्त भी खाने में नवाबियत नहीं जानी चाहिए। हरमन भी मुस्कुरा दिया। आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। वो अपने उस्ताद से पहला पकवान जो सीखने वाला था। हरमन आज उस्ताद के साथ पहली बार उनकी रसोई में काम कर रहा था। उनके चूल्हे पर, उनके पतीले में खुश्का बना रहा था। खुश्का बनाने से पहले उस्ताद ने हरमन से कहा, खुश्का कहने को तो चावल उबालना है, लेकिन चावल उबालना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसमें चावल का एक एक दाना अलग दिखना चाहिए, तभी ये खुश्क कहलाएगा, वरना नहीं। हरमन बड़े ध्यान से उसको बनाने में लग गया और दूसरे चूल्हे पर उस्ताद खुश्के के साथ खाने के लिए सालन बनाने लगे। जब हरमन ने खुश्का बनाकर उस्ताद के सामने पेश किया तो उसे देखकर उस्ताद का चेहरा खिल गया। चावल के एक एक दाने का वजूद साफ दिख रहा था। उस्ताद को खुश देखकर हरमन तो जैसे हवा में उड़ रहा था। बस उसे एक ही बात खटक रही थी कि जब कोई रसोइया अब तक आया नहीं था, दुकान खुली नहीं थी, तो सिर्फ 4-5 लोगों के लिए उस्ताद ने इतनी मेहनत क्यों की। उन लोगों के जाने के बाद हरमन ने उस्ताद से पूछ ही लिया कि क्यों उन्होंने ये कह के मना नहीं कर दिया कि अभी दुकान नहीं खुली है। उस्ताद बोले, अरे उनको भूख लगी थी तो मैंने खाना बना दिया, इसमें दुकान क्या करेगी भाई।
खाना दुकान के लिए नहीं, पेट भरने के लिए बनाना चाहिए। हरमन को उस्ताद की बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन वो जो भी कहते थे वो बस हामी भर देता। अब वो रोज उस्ताद के साथ उनकी रसोई में काम करने लगा था। पूरे चौक में उनकी तारीफ होने लगी थी। अब हरमन के सपने बड़े होते जा रहे थे। जल्द ही उसका दाखिला दिल्ली के एक बड़े इंस्टीट्यूट में हो गया। वो लखनऊ छोड़कर दिल्ली चला गया। वहां से कोर्स पूरा करके उसने कई बड़े होटलों में काम किया। वहां का आसमान इतना बड़ा था कि वो सिर्फ उड़ना नहीं चाहता था, वो पूरे आसमान पर छा जाना चाहता था। वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने सपने को मेहनत करके हकीकत बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी, और हुआ भी वैसा ही जैसा उसने चाहा। उसने दिल्ली में अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया था। जब वो रेस्टोरेंट खोलने के बाद पहली बार लखनऊ आया तो सबसे पहले उसने उस्ताद से ही मिलना चाहा। उसे देखते ही उस्ताद ने उसको गले से लगा लिया। उसने दिल्ली में जो कुछ भी सीखा, बनाया, वो सब उनको बताने लगा, और वो भी मुस्कुराते हुए उसकी हर एक बात बड़े ध्यान से सुनने लगे। फिर जब वो उनके लिए उसका मनपसंद जौजी का हलवा लाने के लिए उठे तो हरमन उनको वापस कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, आज मैं आपके लिए जौजी का हलवा बनाऊं? अब तो मैं भी बड़ा खानसामा बन गया हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसको इजाजत दे दी। जब वो हलवा बनाकर लाया तो उस्ताद ने उसको बड़ी खुशी से चखा, लेकिन चखते ही बाहर थूक दिया। इसमें तो स्वाद ही नहीं है। ये सुनकर हरमन के दिमाग में अपने लिए बन रहे सारे तारीफों के पुल चकनाचूर हो गए। करछी कैसे घुमाते हैं शायद भूल गए हो, आके सीखना वापस। उनकी ये बात हरमन को बहुत गहरे चुभ गई। हरमन इंडियन, मैक्सिकन, इटालियन जैसे अलग अलग तरीके के खाने बनाने में माहिर शेफ, और उसे करछी घुमानी नहीं आती। उसके अंदर की कड़वाहट उसकी जबान तक आ ही गई। और आपको सिर्फ करछी हिलानी आती है, अगर आपको कोई इटालियन डिश बनाने को कह दे तो आप बना ना पाएंगे। हरमन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उस्ताद हैरान रह गए। उस दिन के बाद उसने उस्ताद से बातचीत ही नहीं, अपने रिश्ते को भी खत्म कर दिया था। हरमन का पूरा गुमान एक हलवे ने ढेर कर दिया था। उसे ऐसा लगा जैसे वो शतरंज की बाजी हार गया हो। उसने सोचा कितना बड़ा मकाम हासिल किया है उसने। छोटी छोटी गलियों से निकलकर दिल्ली में इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला। इतनी कामयाबी के आगे ये तो एक छोटी सी हार थी बस। फिर सोचा नहीं, ये हार नहीं थी। उस्ताद कभी चौक से बाहर ही नहीं निकले। उनको क्या पता कि अब पकवान बदल गए हैं, खाने वाले लोग बदल गए हैं, जायका भी बदल गया है। नहीं नहीं, ये कोई हार नहीं है। हरमन अपने आप को समझाता रहा, लेकिन फिर भी उसके मन का एक खांचा खाली था, जैसे जिसमें रह रह के जौजी के हलवे की खुशबू आती, और वो उस खांचे को कामयाबी से भरने की कोशिश करता रहता। वैसे जायका तो बदल रहा था, लेकिन हरमन की जिंदगी का। कभी ऑफिस आवर्स में भी भरा रहने वाला उसका रेस्टोरेंट अब शाम के वक्त भी आधा खाली रहने लगा था। उसके रेस्टोरेंट के पास कुछ दूरी पर एक और बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया था। उसके ग्राहकों की भीड़ वहां चली गई थी। धीरे धीरे कम होती भीड़ अब ना के बराबर हो रही थी। वो हार रहा था। उसका रेस्टोरेंट खत्म होता जा रहा था। ऐसे गुमसुम और फीके दिनों में जब वो उस्ताद के किस्सों का स्वाद याद करता तो उसके परेशान चेहरे पर मुस्कान आ जाती। खराब वक्त में पुराने किस्से बड़े मीठे लगते हैं। एक शाम वो अपने खाली रेस्टोरेंट में बैठे याद करने लगा कि कैसे उसने उस्ताद के यहाँ कोयले की अंगीठी जलाने से सीखना शुरू किया था, और कैसे उसकी पहली डिश खुश्का देखकर उनके चेहरे पे गुमान आया था कि ये मेरा शागिर्द है। तो क्यों लड़ आया था वो उनसे? क्यों छोड़ दिया था उसने सीखना? अगली सुबह वो एक अलग ही जुनून से उठा। सुबह 4 बजे अंगीठी जलाने बैठ गया था वो। खूब मेहनत के बाद आखिर अंगीठी जल ही गई। कोयले में जलती लौ को देखकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान तैर आई। तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि यही तो वो चीज है जो बड़े बड़े होटलों में नहीं मिल सकती, अंगीठी पर पका खाना। उसने सोच लिया था कि अब कैसे उसको अपने रेस्टोरेंट को वापस जिंदा करना है। उसके रेस्टोरेंट में अब स्पेशल अंगीठी पर बना खाना, परहेज कर रहे लोगों के लिए पकवान और अवधी खाना मिलना शुरू हो गया था। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर रेस्टोरेंट जाता और अंगीठी जलाता। वो वहां वैसे ही काम करता जैसे अपने उस्ताद को करते देखा था। हरमन भी अब किसी से मुकाबला नहीं करना चाहता था। वो बस खाना बनाना चाहता था।
इस बात ने उसके रेस्टोरेंट को गली के बाकी रेस्टोरेंट से अलग बना दिया। आज रस्टिक रेलिश दिल्ली का नंबर 1 रेस्टोरेंट बन गया था। आज इतना बड़ा दिन था और उस्ताद ही उसके साथ नहीं थे। बहुत हिम्मत करके फोन किया था उसने उनको, माफी मांगी थी, उन्हें न्योता दिया था। वो बोले थे कि वो आएंगे, लेकिन मन रखने के लिए कहा होगा शायद। अब तो जश्न भी खत्म हो गया है, बहुत देर हो गई। पीछे से अमोल की आवाज आई, सर। वो बेमन से बोला, हाँ चलते हैं। नहीं सर, आपसे कोई मिलने आया है। उसने मुड़कर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। चेहरे पर वही तसल्ली और आंखों में वही चमक लिए उस्ताद उसके सामने खड़े थे। एक बार फिर उसने जौजी का हलवा बनाया। इस बार कोई शतरंज की चाल नहीं थी, कोई हार जीत नहीं थी। इस बार सिर्फ खुशी थी जिसे वो उनके साथ बांटना चाहता था। हलवे को चखते ही उस्ताद के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। बोले, सीख गया अब तू। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे भी उसी तसल्ली का एहसास हुआ जिसे वो उस्ताद के चेहरे पर देखता था। अब उस्ताद की सारी बातें उसे समझ में आने लगीं। इतने सालों से खाली पड़ा उसके मन का खांचा आज तसल्ली से भर गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।